नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के बाद गुरुवार शाम को पहली कैबिनेट बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में किसान और कोरोना के मुद्दे पर अहम फैसले लिए गए। कोरोना से लड़ाई के लिए 23,123 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का ऐलान किया गया। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए मंडी के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाएगा। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारियां दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि APMC मंडियों को और मजबूत किया जा रहा है, कृषि मंडियों को और संसाधन दिया जाएगा। भरोसा दिलाया कि मंडियां खत्म नहीं होने वाली हैं। कोविड से जंग जीतेंगे हम, इसमें लगातार केंद्र ने राज्यों की मदद करके एक टीम के रूप में काम किया और आज एक बड़ा निर्णय फिर इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2, जिसको 23,123 करोड़ रुपए का आज उस पर निर्णय लिया है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई। हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो। ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें, जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सके। APMC खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में छत्तीसगढ़ को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। प्रदेश का कोई और भाजपा सांसद मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने में सफल नहीं हो सका। इस पर अब सियासी वार और पलटवार भी होने लगा है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों को योग्य क्यों नहीं समझा, साथ ही योग्य नहीं है तो सांसद क्यों बनाया गया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि हमें पूरा विश्वास था कि छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमने फूल, माला और मिठाई भी मंगवा ली थी, लेकिन अब सब कुछ खराब हो गया। इधर मंत्रियों के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से पहले यहां के नेताओं को प्रदेश की स्थिति देखना चाहिए। आधा दर्जन मंत्री सिर्फ एक ही संभाग से हैं, बाकी जिलों और संभागों की उपेक्षा हो रही है। सोचना होगा कि क्या बस्तर को और मंत्री नहीं मिलना चाहिए। राजधानी में पहले 2-3 मंत्री रहते थे, आज प्रतिनिधित्व तक नहीं है। अब आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के सांसदों को योग्य क्यों नहीं समझा, और अगर वो योग्य नहीं है तो उनको सांसद क्यों बनाया, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हुई है। तो हम लोग सब उम्मीद कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ का और प्रतिनिधित्व मिलेगा। हम लोग फूल, माला और बाकी मिठाई उठाई मंगा के रखे थे कि हम बधाई देंगे, सब सूख गया। वैसे भी पूरे प्रदेश में आधा दर्जन मंत्री आपके केवल एक संभाग, एक जिला से है। क्या ये आवश्यक नहीं है कि बस्तर को मंत्री पद मिलना चाहिए? तो पहले यहाँ क्षेत्रीय संतुलन को देखना चाहिए और क्षेत्रीय संतुलन को ठीक करना चाहिए कि केवल मुख्यमंत्री का जिला है वहां संतुष्टि होनी चाहिए, बाकी प्रदेश में चाहे पूरे अराजकता तक की स्थिति निर्मित हो जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभागीय मंत्री मोहम्मद अकबर और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मिलेट्स के संग्रहण, प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन से किसानों, महिला समूहों और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गांव में प्रसंस्करण की छोटी छोटी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता ली जाएगी। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि लघु वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण से महिला समूह को पिछले 2 वर्षों में 501 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार बनने के बाद पहली बार 15 दिनों तक सभी जिलों में विकास कार्यों की सौगात दी। फिर पहले 15 दिनों तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक भी की। इन बैठकों में सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को परखा। विभागवार समीक्षा के साथ ही पूरा जोर उन्होंने फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर दिया। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि मुख्यमंत्री जल्द ही जिलों का दौरा कर जनसंपर्क करेंगे। सभी जिला के लोकार्पण और शिलान्यास के बहाने
जो सरकारी योजनाएं हैं उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जायजा लिया। दूसरे क्रम में सभी विभागों की समीक्षा लगातार माननीय मंत्रियों के साथ और विभागीय अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने संपन्न किया। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लगातार पूरे प्रदेश व्यापी फिर से दौरा अभियान जनसंपर्क का बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में सूखा राशन बांटने में भारी अनियमितता हुई है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फोरम, केंद्रीय भंडार, निफॉक जैसी संस्था जिसे क्रय करने पर प्रतिबंध लगा हुआ था, उनसे करोड़ों की खरीदी की गई। साथ ही सूरजपुर में ट्राइबल मार्ट नामक एक ही स्वयं सहायता समूह से कई करोड़ की खरीदी बिना निविदा के हुई। उन्होंने बताया कि स्कूलों में सूखा राशन बांटने में हुई भारी अनियमितता के मामले में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज या फिर मुख्य सचिव से इसकी जांच कराने को कहा था। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने पत्र के माध्यम से धर्मलाल कौशिक को जवाब दिया। इस पूरे मामले को वो देख रहे हैं। सूखा राशन में जो अनियमितता हुई है प्रदेश में, उसको लेकर के विधानसभा में प्रश्न भी लगाया गया था और उसके बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात को लेकर के शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा हूं मैं। शिक्षा मंत्री जी ने उसका 2 लाइन का जवाब दिया है कि आपने अवगत कराया है, उसके लिए धन्यवाद, और उसमें आगे कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में बीते कई दशकों से हाथी और इंसानों के बीच टकराव जारी है। इसे रोकने के लिए 2019 में लेमरू हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट बनाया गया। एलिफेंट कॉरिडोर को लेकर भले अब तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ हो, लेकिन विवाद जरूर शुरू हो गया। विवाद की वजह बना है वन विभाग का नया प्रस्ताव, जिसमें लेमरू का करीब 80% एरिया कम करने की बात कही गई है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है। वहीं सत्ता पक्ष का अपना तर्क है। पत्थल गांव और कोरबा की ये तस्वीरें केवल एक बांध की हैं। ये तस्वीरें सालों पुरानी उस समस्या की हैं जिसने उत्तर छत्तीसगढ़ के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हर साल हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने 2019 में लेमरू एलिफेंट प्रोजेक्ट तैयार किया गया। अब इसी प्रोजेक्ट पर विवाद शुरू हो गया है। विवाद की वजह वन विभाग के अवर सचिव का पत्र है, जिसमें लेमरू प्रोजेक्ट के एरिया को 1995 वर्ग किलोमीटर से घटाकर 450 वर्ग किलोमीटर करने का जिक्र है। क्षेत्र को छोटा करने सरगुजा के 7 विधायकों की सहमति के साथ मंत्री टीएस सिंहदेव की सहमति होने का उल्लेख किया है। 26 जून को लिखे गए इस पत्र का हवाला देते हुए अब मंत्री टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने कभी लेमरू प्रोजेक्ट में एरिया छोटा करने की मांग नहीं की, बल्कि ये सुझाव दिया कि यूपीए शासन काल में नो गो एरिया के निर्णय को फिर से लागू करें। सिंहदेव के अलावा सरगुजा संभाग के कई विधायकों ने लेमरू एलिफेंट रिजर्व को लेकर मुख्यमंत्री को अलग अलग पत्र लिखे हैं। इधर सरकार का दावा है कि प्रोजेक्ट पर कहीं कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं, क्षेत्रफल घटाने बढ़ाने पर अंतिम फैसला भी बाकी है। कोई विरोधाभास नहीं है। लेमरू प्रोजेक्ट का 1995 वर्ग किलोमीटर का जो हाथी रिजर्व है, प्रेजेंटेशन कैबिनेट के सामने दिया गया, अंतिम फैसला होना बाकी है, इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब यदि कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा के लिए कैबिनेट कोई अधिकार है, वही प्रस्ताव जाएगा, वही तय होगा। अगर उचित व्यवस्था इनका होगा तो ये रहवासी क्षेत्र में कम आएंगे। तो इसलिए जो कॉरिडोर का जो काम है, इसमें इस पक्ष को भी सुनकर के जो भी अंतिम निर्णय होगा वो होना चाहिए। उत्तर छत्तीसगढ़ के जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर और कोरबा जिले में प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व के नए प्रस्ताव पर उठे विवाद में अब विपक्ष भी कूद पड़ा है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लेमरू प्रोजेक्ट का क्षेत्र छोटा करने की बात कह रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए। हांसी का जो रिहायशी क्षेत्र है हाथी का, उसमें कमी होते जा रही है और इसलिए उस प्रोजेक्ट में लेमरू प्रोजेक्ट को कम किया जाना मुझे लगता है कि प्रदेश के हित में नहीं है। जितना उसमें है उसको पूरा रखना चाहिए और उसको कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन एकाएक जो पत्र आया वो समझ से परे है। मुझे लगता है इसके पीछे कोई न कोई और बात है। कहाँ 3500-4400 स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ 445 स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ 1995 स्क्वायर किलोमीटर।
आखिर इतना विरोधाभास क्यों? तो इस सरकार को पर्यावरण की चिंता नहीं है, इस सरकार को चिंता है तो वैध और अवैध पैसे कमाई की चिंता है, और उसके कारण लेमरू हाथी प्रोजेक्ट के जो एरिया उसको ये कम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अगर ये कथन है तो अब एक उदाहरण ही है, एक मुहावरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब वो लोग जैसा चाहते हैं शायद उनके पक्ष में ही सारी बातें जा रही हैं। दरअसल 2011 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने ही एलिफेंट रिजर्व बनाने का निर्णय लिया, तब इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। फिर 2019 में कांग्रेस सरकार ने इसे 1995 वर्ग किलोमीटर एरिया में बनाने पर अपनी सहमति दी। अब वन विभाग इसे 450 वर्ग किलोमीटर में सीमित करने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल प्रदेश में बीते 2 दशकों से ज्यादा वक्त से मानव और हाथियों के बीच संघर्ष जारी है। हाथी बेकाबू होकर जंगलों से बाहर आ रहे हैं और मासूम जिंदगियां इनके पैरों तले रौंदी जाती हैं। इंसान और हाथियों के इस संघर्ष को थामने के लिए लेमरू हाथी रिजर्व प्रोजेक्ट बना, लेकिन फिलहाल इस पर भी विवादों का साया दिखाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के सामने धान खरीदी के बाद उसका निष्पादन एक बड़ी समस्या है। इसके लिए राज्य सरकार केंद्र से बार-बार एथेनॉल प्लांट लगाने की अनुमति मांग रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र सरकार की नीति कछुआ चाल से चलती है। कृषि मंत्रालय ने अभी तक FCI को अनुमति दी है, लेकिन राज्य सरकार को हासिल नहीं हुई है। मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि FCI के रेट में भिन्नता के कारण केंद्र सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। हमारी सरकार किसानों का नुकसान नहीं होने देगी। इस मामले में पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू का कहना है कि अपनी असफलता छिपाने के लिए राज्य सरकार हमेशा केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती है। इसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार पत्र भी लिखा है, साथ में हम लोग जब गए थे इसमें चर्चा भी हुई है, लेकिन केंद्र का जो नीति है कछुआ चाल चलते हैं। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को अगर अनुमति मिलेगा तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यह छत्तीसगढ़ की सरकार जिस प्रकार से एथेनॉल के मामले में उनके जो स्पष्ट एक विजन होना चाहिए उसका अभाव दिख रहा है, और इसीलिए बार बार वो केंद्र सरकार की तरफ बाट जो रही है, जबकि उनको खुद को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए, पहल करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के बस मालिकों ने 40% यात्री किराया बढ़ाने और ऑफ रोड बसों के टैक्स को माफ करने के लिए मांग को लेकर पूरे प्रदेश में बसों की रैली निकाली। सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। रायपुर में भी बस मालिकों ने छत्तीसगढ़ यातायात परिवहन महासंघ के आह्वान पर बस स्टैंड से बसों की रैली निकाली। केनाल रोड चौराहे पर बस मालिक और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई। यहां पर बस मालिकों ने कलेक्टर के नाम का ज्ञापन सौंपा। उसके बाद बस मालिक परिवहन मंत्री के बंगले पहुंचे और वहां पर भी अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, राजनांदगांव और धमतरी में भी बस मालिकों ने बसों की रैली निकाली। बस मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो 13 जुलाई को अपनी बसों को खड़ा करके बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं 14 जुलाई को रायपुर में जल सत्याग्रह करने की भी घोषणा की है। बस मालिकों के इस आंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत भी शुरू हो चुकी है। 1000 बसें और 9000 बस ऑपरेटरों के रोजी रोटी का सवाल है। आज हम तो बसों की एक बारात निकाल रहे हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए सभी लोगों के साथ में। अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम लोग 13 तारीख से अपनी बसों को अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि केंद्र की सरकार ने 300% इंश्योरेंस के रेट बढ़ा दिए, डीजल 32-35 रुपये बढ़ चुके हैं। तो आज सर्वाइवल पोजीशन अब समाप्त हो चुकी है। हमारे पास बस टैक्स पटाने के बाद भी अगर उसको कहीं 2 पैसा अपने परिवार को चलाने के लिए अगर नहीं बच रहा है तो इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास बचा नहीं है। इस विषय को सरकार को तय करना है और सरकार के पास में अपने मांगों को लेकर के गए हुए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में तय करेगी कि उसमें क्या होना है। छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर में भी किडनी रोगियों के लिए फ्री डायलिसिस की सुविधा मिलने लगी है। इसके लिए जशपुर में 5 और अंबिकापुर में 4 मशीनें लगाई गई हैं और प्रदेश में फ्री डायलिसिस की सुविधा देने वाले जिलों की संख्या अब 8 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि किडनी रोगियों को लंबे समय तक बार-बार डायलिसिस करवाना पड़ता है, इससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है। लोगों को राहत देने के लिए जीवन धारा के नाम से फ्री डायलिसिस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दुर्ग, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर, महासमुंद और बीजापुर में 2020 से ही फ्री डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।